हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 1988 में दो अमेरिकन साइंटिस्टों ने एक पेपर पब्लिश किया नेम्ड न्यूमेरिकल एविडेंस दैट द मोशन ऑफ प्लूटो इज केओटिक। इस पेपर में उन्होंने क्लियरली यह दावा किया कि प्लूटो के केओटिक ऑर्बिट की वजह से बाकी सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में गड़बड़ आ सकती है। एंड टू वेरीफाई दिस, जब मैंने खुद इस पेपर वाली बात को एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में डाल के ट्राई किया तो आप खुद ही देख लो हमें क्या मिला। प्लूटो के पाथ में दो ऐसे पॉइंट्स हैं जब वो नेपट्यून के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है, यानी अगर ये दोनों एक साथ इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर पहुंचे एक ही समय में तो कोलिजन निश्चित है। अब माइंड यू, ये कोलिजन छोटा मोटा नहीं होगा, यहां से एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को फिर से टू स्क्वायर वन लाकर रख देगा। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इस कोलिजन के बाद जो सोलर सिस्टम में बचेगा वो होगा सिर्फ सन और उसके आसपास सारे मरे हुए प्लैनेट्स के अवशेष। एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, सो इट्स रियली लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अब फ्रेंड्स, यहां पर भावुक होने के जगह पर थोड़ा रैशनली, थोड़ा लॉजिकली आइए जरा देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि सिचुएशन क्या है और क्या सच्ची में ये कोलिजन हो सकता है, और अगर कोलिजन होगा तो वो कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सिमुलेशन जिसकी मदद से आपको ये यकीन हुआ कि हां, प्लूटो टकराएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इस सिमुलेशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे ऑब्वियस चीज जो सामने आती है वो ये है कि प्लूटो का ऑर्बिट टू डिमेंशनली नेपट्यून के ऑर्बिट को कट करते हुए दिखता है, बट थ्री डिमेंशनली वी कैन क्लियरली सी कि प्लूटो का ऑर्बिट काफी टिल्टेड है एज कंपेयर टू बाकी के दूसरे प्लैनेट्स, 17 डिग्रीज जितना टिल्टेड। और अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो वो नेपट्यून के ऑर्बिट को कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं करता। दूसरी चीज, प्लूटो और नेपट्यून के ऑर्बिट्स जब एक दूसरे से सबसे क्लोजेस्ट होते हैं तब उनके बीच में 2.5 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना डिस्टेंस होता है। ये उतना डिस्टेंस है बाय द वे जितना सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है, उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा। यानी अगर इस दावे को थोड़ा गौर से देखा जाए तो कोलिजन होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। सो इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि प्लूटो और नेपट्यून के टकराने के ना के बराबर चांसेस है। बट स्टिल होल्ड अप, मैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये नंबर्स आपको बता रहा हूं उन पे तो कोई भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि बात ये है ना, प्लूटो की डिस्कवरी होने के बाद आज तक प्लूटो के कंप्लीट ऑर्बिट को किसी ने नहीं देखा है। तो फिर हमें इतनी एक्यूरेटली प्लूटो के ऑर्बिट के बारे में आखिर पता कैसे चला? वेल, किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट को स्टडी करने के लिए उसे पूरा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती। हम अगर उस प्लैनेट के मास का और उसके एंगुलर वेलोसिटी का अगर पता लगा ले तो उस प्लैनेट के ऑर्बिट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। थैंक्स टू केपलर्स लॉज बाय जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर, इसके मदद से हम मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स का पता लगा पाए। केपलर ने 17th सेंचुरी में ही अपने प्लैनेटरी मोशंस के 3 लॉज को पब्लिश किया था, जिनकी मदद से आज हम किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पाथ को बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो चलो, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में इन 3 लॉज के बारे में समझा देता हूं। फर्स्ट लॉ है, सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। यू सी, केपलर के समय में एस्ट्रोनॉमर्स को यही लगता था कि सोलर सिस्टम के सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन केपलर ने अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से थियोरेटिकली और मैथमेटिकली ये प्रूफ किया कि सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल शेप के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब ऑब्वियसली कोई भी इसे स्टार्टिंग में अपनाने के लिए रेडी नहीं था, बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द केस इन एवरी सिचुएशन। आई मीन, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक जमाना था जब हम गुरुकुल जाया करते थे, बट नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। फॉर एग्जांपल लाइक री-लेवल, मोहित मंगनानी, इन्होंने री-लेवल बाय अनअकैडमी पर सिविल इंजीनियरिंग छोड़ बिजनेस एनालिटिक्स में अपना डोमेन बदला एंड नाउ ही इज वर्किंग एट lentra.ai। मोहित जैसे अब तक 1300 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अपनी मन पसंदीदा जॉब इन HR, सेल्स, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे 11 फील्ड्स में हासिल कर चुके हैं। ये सिर्फ एक हायरिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि यहां पर 11 डिफरेंट फील्ड्स के कोर्सेज भी मिलेंगे जिनकी मदद से आप टेस्ट को इजीली क्रैक कर सकते हो, और जैसे ही आपने टेस्ट को क्रैक किया वैसे ही आपका जॉब पक्का और आप फील्ड भी चेंज कर सकते हो। जस्ट लर्न द स्किल, गिव द टेस्ट एंड गेट योर ड्रीम जॉब। री-लेवल गिव्स यू 14 डे सैटिस्फैक्शन गारंटी। मतलब अगर आप एक कोर्स चूज करते हो और 14 दिनों के अंदर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस, देन यू विल गेट अ फुल रिफंड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। री-लेवल से देश की जियो, एयरटेल, टाटा, क्रेड, स्विगी जैसे 800+ कंपनीज हायर कर रही है और अब तक 80 करोड़ वर्थ के जॉब्स ये दिला भी चुके हैं। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो री-लेवल बाय अनअकैडमी। और फिर भले ही आप फ्रेशर हो, आपको फील्ड चेंज करना है या फिर आपको स्किल सीखना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब एक एलिप्स शेप की 2 प्रॉपर्टीज होती है। पहली कि जैसे एक सर्कल का एक सेंटर होता है वैसे एक एलिप्स के 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं।
अब अगर हम हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करें तो उन सभी के एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकल पॉइंट पर है सन, एज यू कैन सी ओवर देयर। सिमिलरली सेकेंड वाला लॉ भी एकदम इजी है। देखो, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट में इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरिया कवर करता है। इसे थोड़ा विजुअली एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करो एक सन और उसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ये प्लैनेट। सो नाउ एज वी ऑल नो, सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जब कोई भी प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब वो सन के नजदीक होता है तब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट केपलर के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन कर देता है। सो नाउ इमेजिन कि प्लैनेट हमारे सन से सबसे दूर है। तब बेसिकली अगर हम प्लैनेट से सन तक एक लाइन ड्रॉ करें और फिर स्पेसिफिक इंटरवल के बाद फिर एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक ट्रायंगुलर सा रीजन मिलेगा। उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया और फिर सेम इंटरवल में सेम एक्सपेरिमेंट को जब हम सन के क्लोजेस्ट पॉइंट से परफॉर्म करेंगे तब उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया, ये दोनों एरिया डिट्टो सेम होगा। And this is what Kepler's second law. And now finally आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड Kepler's थर्ड लॉ पर। इसे समझने के लिए पहले थोड़ी एलिप्स की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो देखो, एक एलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, एक ये मेजर एक्सिस और ये एक माइनर एक्सिस। एलिप्स के मेन सेंटर से जब हम उसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक सेमी मेजर और एक सेमी माइनर एक्सिस। इतने तक यू आर विद मी? ग्रेट। अब अगर एक प्लैनेट के टोटल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड को हम देखें तो दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। अब ये कैसे? इस फॉर्मूला की मदद से। अब ये कैसे आया ये बताने चाहूंगा तो एक पूरा अलग ही वीडियो बन जाएगा। सो अभी के लिए इस फॉर्मूला को बस फॉलो करते हैं। सो देयर यू गो। हम सालों से इन्हीं लॉस को यूज करके प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को स्टडी कर रहे हैं। इन्हीं लॉस को यूज करके किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट को डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे अर्थ का ही केस ले लो। ऑल वी नीड इज अर्थ का मास और सन के अराउंड रिवॉल्व करने का ऑर्बिटल पीरियड। अगर हमें बस इतना पता है तो हम इस फॉर्मूला की मदद से अर्थ के ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू का पता लगा सकते हैं, और अगर वो मिल गया तो फिर उससे अर्थ के ऑर्बिट का एलिप्टिकल शेप निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो अब तो शायद आप मेरा यकीन करोगे कि ना ही प्लूटो नेपट्यून के साथ कोलाइड करने वाला है और ना ही कोई चेन रिएक्शन से सोलर सिस्टम तबाह होने वाला है। केपलर के लॉस पर हम पूरी तरीके से भरोसा करके अब रिलैक्स कर सकते हैं, और मे बी नो। 2009 में दो साइंटिस्टों ने केपलर्स लॉ की मदद से एक सिमुलेशन बनाने की सोची, जिसमें उन्होंने 5 बिलियन साल तक के ऑर्बिटल एवोल्यूशन को स्टडी करने का प्लान किया। इस सिमुलेशन में उन्होंने सिर्फ एक छोटे से पैरामीटर को चेंज किया। उन्होंने सन से लेके मर्क्यूरी के डिस्टेंस को सिर्फ 1 mm से कम किया। अब व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ होगा? मोस्टली कुछ नहीं, राइट? यूनिवर्स इतना बड़ा है, 1 mm से क्या ही हो जाता है। बट हियर यू आर रॉन्ग। सिर्फ एक इतने से चेंज से हमारा पूरा सोलर सिस्टम इतना केओटिक हो गया, लाइक लिटरली या तो मर्क्यूरी सन में घुस जा रहा था, या तो वीनस से टकरा रहा था, या तो हमारे सारे इनर प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा के तबाह हो जा रहे थे। और इनके इस सिमुलेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि केपलर के सारे लॉज शॉर्ट इंटरवल के लिए तो परफेक्ट रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन लॉन्गर इंटरवल्स में दे डोंट वर्क। तो क्या केपलर के लॉज गलत है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। यू सी, केपलर ने अपने लॉज बनाए थे 2 बॉडी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए। अगेन अ टेक्निकल वर्ड, बट डोंट वरी, इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। देखो, केपलर से लेके न्यूटन तक सभी ने अपने लॉज बनाते समय 2 ही मेन ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर किया था। फॉर एग्जांपल सन एंड अर्थ, और सन एंड मर्क्यूरी, और मार्स एंड अर्थ। और इसीलिए हम 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच हो रहे इंटरैक्शन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो लॉन्ग इंटरवल्स में इन लॉज की प्रेडिक्टेबिलिटी चली जाती है, क्योंकि सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो इसे भी एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसे जब मैं एक एंड तक ले जाके रिलीज करता हूं तो उसका पाथ क्या होगा वो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इवन पाथ क्या, हम इसकी वेलोसिटी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, सब कुछ प्रेडिक्ट करके इसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक काम करते हैं, इसी सिंपल पेंडुलम के नीचे हम एक और पेंडुलम को ऐड कर देते हैं। एंड अगेन, अगर हम सिमिलरली इसे एक एंड पे लाके ड्रॉप करें तो देखो एक्चुअली क्या होता है। हम सेकंड ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कहां जाएगा, उसका फर्दर पाथ क्या होगा, ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। और यही सेम चीज होती है हमारे कॉस्मिक स्केल पर भी। अगर हम सन, मर्क्यूरी और अर्थ इन तीनों को एक साथ कंसिडर करके उनके इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम उसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसी को फिजिक्स में
थ्री बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है। ये फिजिक्स का आज तक का सबसे बड़ा अनसुलझा प्रॉब्लम है और यही रीजन है कि 2009 में साइंटिस्ट पूरे सोलर सिस्टम को ठीक से सिमुलेट नहीं कर पाए थे। हाँ, अगर हम सारे प्लैनेट्स को इंडिविजुअली सन से जोड़ें और उनके पाथ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो हमें स्टेबल ऑर्बिट्स के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। इनफैक्ट अभी तक किए हुए ऑब्जर्वेशंस के अनुसार अगर कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड के स्मॉल एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को भी जोड़ दिया जाए तो पूरे सोलर सिस्टम में टोटल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का आंकड़ा कई बिलियंस और ट्रिलियन से भी ज्यादा होगा। सो जब हम 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे सोलर सिस्टम का एक एक्यूरेट सिमुलेशन बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आज के तारीख में भले ही हम 2 से ज्यादा बॉडीज वाले सिस्टम को एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अभी के लिए फॉर शॉर्ट इंटरवल्स केपलर्स लॉज रियली वर्क वेल और इन्हीं की मदद से आज हम कई सारे प्लैनेट्स पर सैटेलाइट मिशन सक्सेसफुली भेज पाए। फर्क सिर्फ टाइम का है कि कितने लंबे समय तक के लिए हमें मोशन को प्रेडिक्ट करना है। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपका 1988 के पेपर को लेकर, उस सिमुलेशन को लेकर मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ होगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, एज ऑलवेज, जय हिंद।